जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं सीडीपी का क्लास लेकर आया हूँ, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो सीटेट के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। तो देर न करते हुए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आखिर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है क्या? तो विकास की अवस्थाएं, बच्चों में जो विकास होती है उनकी अवस्थाएं कब और कब होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है, उनकी अवधि, समय सीमा, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवस्था। उसके बाद है लगभग आयु, उनकी अवस्था कितने आयु तक चलती है, और अवधि कितने दिन तक चलती है, इनके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है गर्भावस्था। जो बच्चे माँ के पेट में जो रहते हैं उसे हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं? गर्भावस्था। तो समय इसका है गर्भधारण से जन्म तक। गर्भावस्था कब है? गर्भधारण से जन्म तक, यानी कुल मिलाकर अवधि 9 माह 10 दिन उनकी अवधि है। उनके बाद आता है 2 नंबर में शैशवावस्था, शिशु काल जिसे हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था को। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, यहाँ से जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जैसे गर्भधारण से जन्म तक ये 9 माह 10 दिन। अब 9 माह 10 दिन के बाद जब जन्म ले लिया बच्चा, तब से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था रहता है, शिशु रहता है, वो अबोध रहता है, यानी अवधि उसका 5 वर्ष। ठीक है। उनके बाद 3 नंबर में आया था हम लोग बाल्यावस्था में। कौन सा अवस्था में? बाल्यावस्था में। ये 5 है, यहाँ पे 3 होगा। तो बाल्यावस्था है आपका 5 साल से 12 वर्ष तक, यानी कुल अवधि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 वर्ष। अवधि कितना है इसका? 7 वर्ष। उनके बाद आता है किशोरावस्था। किशोर 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, टीनेज ईयर। कितना? 12 से लेकर 18 वर्ष तक। इनका अवधि कितना है? देखिए तो 12 के बाद गिनिए तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, कुल मिलाकर 6 वर्ष। और पौरावस्था, यानी वो परिपक्व हो जाते हैं, जब सब कुछ समझने लग जाते हैं, फील करने लगते, अनुभव करने लग जाते हैं। अब उनके अंदर एक नागरिक का मनोभाव आ जाता है, एक आदमी का व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से वो अब संपूर्ण है। तो उनका उम्र होता है 18 वर्ष से अधिक, यानी मरण तक ये अवधि रहता है। ठीक है। उसके बाद अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर क्या होता है? तो अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ एंड विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। डिफरेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभिवृद्धि, ग्रोथ, तो अभिवृद्धि एक स्वरूप बाह्य होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप, अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। जैसे कोई बच्चा बढ़ रहा है तो आपको देखने मिल रहा है कि हाँ ये बढ़ रहा है, तो उसका लंबाई, हाइट, तो ये क्या है? बाहरी होता है, बाहरी तरफ से दिखाई देता है। विकास, विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास अंदर से भी होता है और बाहर से भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है आपका कितना बढ़ेगा? आपका उम्र देखिए तो ज्यादा से ज्यादा लंबा होएगा तो 18 साल तक, 19 साल तक, 20 साल तक, तो उसके बाद तो नहीं ना होना है। इसीलिए बता, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। कौन जीवन पर्यंत चलता रहता है? विकास। 3 नंबर में आते हैं अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। अभिवृद्धि का प्रयोग कैसे होता है? संकुचित अर्थ में। और विकास शब्द का प्रयोग व्यापक या विस्तृत अर्थ में होता है। ठीक है, ये हम लोग जान जाएंगे। 5 नंबर में आता है अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। किसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है? अभिवृद्धि में। क्या होता है? अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। लेकिन विकास में एक निश्चित क्रम होता है, याद रखिएगा। विकास में क्या होता है? एक निश्चित
क्रम होता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। 5 नंबर में बोला गया है अभिवृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है कि किस दिशा में जाए या नहीं जाए। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। क्या होती है? विकास की एक निश्चित दिशा होती है। 6 नंबर में आते हैं हम लोग। अभिवृद्धि को कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। अभिवृद्धि का क्या होता है? कोई लक्ष्य नहीं होता है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। उसके बाद 7 नंबर में हम लोग आते हैं जो अंतिम है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है। किसको मापा जा सकता है? अभिवृद्धि को। उदाहरण जैसे ऊंचाई को और भार को। आपके लंबाई को मापा जा सकता है और भार वजन को भी सीधे मापा जा सकता है। समझ में आ गई बात? विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। किसका सीधा मापन संभव नहीं है? तो विकास का। जैसे बुद्धि सीधे नहीं मापा जाता। आपको बुद्धि, दिमाग, सेंस, नॉलेज कितना है उसको माप सकते हैं? नहीं ना। अब देखिए फलाना सर जा रहे हैं, उसके अंदर कितना नॉलेज है ये तो हम नहीं बोल सकते। फलाना आदमी के अंदर कितना नॉलेज है ये तो नहीं बोल सकते जब तक उसे एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में ले लिए तो उसमें क्या पता चला कि जो आंसर बच्चे को मालूम हो दिया, कुछ आंसर तो ऐसे भी होता है जो उसके अंदर है जो उसका वो सवाल नहीं आया हो। तो बुद्धि किसका क्या है, कब है, ये कभी भी नहीं मापा जा सकता है। लेकिन वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं वजन से, लंबाई से, क्योंकि ये बाहरी चीज है ना। और विकास आंतरिक चीज हुआ और बाहरी दोनों होता है विकास। तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। सबसे पहले आता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। उसके बाद आता है शुद्ध हवा एवं प्रकाश। कौन सी हवा? शुद्ध, क्लियर एयर एंड लाइट, शुद्ध हवा एवं प्रकाश। उसके बाद आता है वृद्धि यानी ग्रोथ, रोग तथा चोट, बीमारी, रोग बोला गया है, रोग। उसके बाद संस्कृति, उसका क्या आता है? संस्कृति, कल्चर। पौष्टिक भोजन, प्रोटीनेशन फूड, पौष्टिक भोजन। उसका लिंग भेद, क्या आता है? लिंग भेद। उसके बाद आ जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। उसके बाद आते हैं पारिवारिक परिस्थितियां। क्या आ जाते हैं? पारिवारिक परिस्थितियां। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पर शैशवावस्था, मतलब जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, 5 वर्ष की है तो शैशवावस्था, अधिगम की आदर्श अवस्था। तो शैशवावस्था क्या है? तो शैशवावस्था क्या है? अधिगम की आदर्श अवस्था है। तो आवश्यकता क्या पड़ता है? देखिए यहाँ पर उचित वातावरण। शैशवावस्था में हम लोग को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? देखिए उचित वातावरण, जिज्ञासा, शांति। बच्चे जो सवाल करते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्या है, वो क्या है, बहुत तरह का दिखेगा। आपके घर में अगर बच्चे हैं 5 साल के तो कितने सवाल करते हैं। उचित वातावरण, तो बच्चे को जिस वातावरण में आप रखिएगा बच्चे उस वातावरण के अनुसार ढलेगा, उस वातावरण को अपनाएगा और उस वातावरण के अनुसार ही वो आगे चल के ग्रोथ भी होगा उसका और विकास भी होगा। तो वातावरण सबसे पहले मेन चीज है बात बच्चे को। अगर आप बच्चे को अच्छे वातावरण में रखते हैं तो बच्चे अच्छे पैदा होंगे, अच्छे रहेंगे। अगर थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं मवाली आता, जैसे पाकिस्तान के वातावरण को देख लीजिए आप, उस वातावरण के बच्चे को रखिएगा तो पाक उग्रवादी ही होगा वातावरण। ठीक है, इंडिया में रखिएगा तो इंडिया का कल्चर में बच्चे बढ़ेंगे आगे। तो ठीक उसी तरह है जिज्ञासा, शांति। बच्चे जो सवाल करेंगे उसको जवाब देना है, उसको शांति करना है। ठीक है, सवाल का जवाब देना है ताकि उसका सवाल पूछते रहे और आप उसको संतुष्ट करते रहे सवाल पूछे। तो जिज्ञासा, शांति हो गया। उसके बाद है आत्मनिर्भरता का विकास यानी सेल्फ डिपेंड का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर।
ठीक है, खुद से वो कोई काम को कर सके, ठीक है, उसको सिखाना पड़ेगा, उसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास कैसा होता है देखिए, समाज में अभी किसी के घर में कोई चीज है, हो रहा है, पूजा हो रहा है, पार्वण हो रहा है, कोई चीज हो रहा है, तो बच्चे को दिखाना, हाँ ये हमारा संस्कृति है, हमको ऐसे करना है, उसके घर जाना है, बड़े से किस तरह से बात करना है, बड़ों का इज्जत करना है, गंदा बात नहीं बोलना है, सबको एक समान नजरिए से देखना है, अगर कोई रास्ते से जा रहा है तो अनाथ आदमी है तो उसको मदद करना है, ये सब सामाजिक विकास हुआ, सामाजिक भावना हुआ, इसके अंदर पैदा करना भी सही, ठीक है। तो सामाजिक भावना का विकास, तब बच्चा क्या होगा, बड़े होकर एक आदर्श बच्चा बनेगा, आदर्श नागरिक बनेगा वो, ठीक है। मानसिक क्रियाओं का अवसर, किस क्रिया का अवसर, मानसिक क्रियाओं का अवसर, ठीक है। मानसिक क्रिया क्या होती है, आपको गौर करना है कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उस समाज को या आदमी को किस नजरिए से देखता है, स्वार्थी भाव से तो नहीं देख रहा है या दयालु भाव से देख रहा है, तो उसका मेंटेलिटी को चेक करना है। इसलिए बोलता है मानसिक क्रियाओं का अवसर, उसे देना है, अवसर देना है कि वो क्या कर रहा है अपने मर्जी से, वो क्या करना चाहता है। अगर देखिएगा कोई बच्चे ऐसा होता है जो जन्म से ही कोई अगर गरीब दुखी को देखता है या भिखारी को देखता है तो वो मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये क्या होता है, उसकी मानसिक क्रियाओं का अवसर होता है, ठीक है। वो बड़ों से जो देखता है वैसे सीखता है, तो आपको हमेशा बच्चे को अच्छा शिक्षा ही देना है, ठीक है, प्रेरणादायक शिक्षा ही देना है। तो मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, किसका प्रोत्साहन है, मूल प्रवृत्तियों का। क्रिया के माध्यम से अधिगम, यानी खेल के माध्यम से शिक्षा देना है बच्चे को, किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से, ठीक है। जिस तरह हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते हैं, 1 2 बकल मैसू 3 4, तो इस तरह क्या होगा, पढ़ाई भी हो गया, कविता भी होगा, खेल भी हो गया, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। अंग संचालन के माध्यम से अधिगम, अंग मतलब बॉडी लैंग्वेज, आपका हाथ को ही करना है, मुंह को ही करना है, शरीर को ही करना है, ताकि बच्चे समझ पाए। इस तरह गूंगा बहरे आदमी को हम लोग इशारे से समझाते हैं ना, उस तरह मुंह से बोलने के बाद हम लोग क्या करना है, का संचालन भी करना है। तो अंग संचालन के माध्यम से अधिगम करवाना है बच्चे को। उसका देखो उचित व्यवहार, बच्चे से क्या करना है, उचित व्यवहार करनी है, अच्छे व्यवहार करना है। ये नहीं बच्चे आके ये सवाल पूछे हम बच्चे को डांट के जाओ यहाँ से, अभी समय नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उनको शांत करना है, बुलाना है, प्यार से समझाना है, ठीक है। तो अच्छे व्यवहार देना है, तो इसका कि बच्चे अच्छे बन सके, ताकि वो इस चीज को सीख के रखे, भविष्य में भी ये काम आए। यथार्थ, यथार्थ का ज्ञान, किसका ज्ञान, यथार्थ यानी जो उचित हो, यथार्थ हो, जरूरी हो, उसका ज्ञान प्राप्त कराना है बच्चे को, यथार्थ। उसका निहित गुणों का विकास, किस गुणों का विकास, निहित, जो ज्ञान आपके अंदर निहित है, अच्छे ज्ञान, उसका विकास करना, बच्चे में जो ज्ञान निहित होता है उसे, उसका विकास करना है। उसके बाद आत्म प्रदर्शन का अवसर, बच्चे को खुद को प्रदर्शित करने के लिए अवसर देना चाहिए, ठीक है। आत्म प्रदर्शन का अवसर, प्रदर्शित करने का अवसर देना चाहिए, किसको, बच्चे को। स्वास्थ्य आदतों का निर्माण, बच्चे को स्वास्थ्य आदत कैसे कराएंगे, सुबह सुबह उठ के उसको बोलेंगे अच्छा थोड़ा योगा कर लो, ध्यान कर लो, तो ये सब चीज हम लोग अगर बच्चे को अभी से सिखाएंगे तो क्या होगा, उसको एक आदत भी बन जाएगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य आदतों का निर्माण हो जाएगा इससे। तो खेल खेल में अधिगम, तो हम गलत बोलते थे, क्रिया के माध्यम से अधिगम यानी काम करके जो शिक्षा प्राप्त होता है उसके माध्यम से ये अधिगम होगा, क्रिया वाला, तो हम यहाँ पे खेल बोल दिए थे। तो यहाँ पर होगा खेल के माध्यम से अधिगम, यानी कि बच्चे को खेल करवाना है और शिक्षा देना है। यहाँ पे काम करवा के शिक्षा देना है। जब बच्चा कोई काम, एक घर बनाओ, एक घर बना लिया, हाँ घर कौन सी से बना, लकड़ी से बना, धागा लगा, उस रस्सी लगाए, सब समझ गया ना। तो काम करके बच्चा उसको सीखा, इसमें खेल के माध्यम से सीखा, ठीक है, ये खेल होगा। तो चित्र कहानियों का अधिगम, कभी कभी देखते हैं कोई भी कहानी में एक चित्र दिया हुआ है, एक शेर है वो सो रहा है, एक चूहा है उसका पीठ में बैठा हुआ चित्र में दिखा गया है। फिर कुछ देर बाद वही दूसरा चित्र में दिखाया गया है कि शेर ने चूहा का शेर पकड़ लिया है, चूहा हाथ जोड़कर शेर के सामने खड़ा है। फिर तीसरा चित्र में दिखाया गया है शेर ने चूहे को छोड़ दिया। फिर चौथा चित्र में दिखाया गया है कि शिकारी ने शेर पर जाल फेंक दिया, नेट फेंक दिया। फिर पांचवा चित्र में है चूहा दौड़ते हुए आया। छठा चित्र में है चूहा ने जाल को खुदर दिया। छठवां में है दोनों एक साथ बैठे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि शेर सो रहा था, चूहा उसका पीठ में कूद रहा था। इससे शेर काफी दुखी हो गया और चूहा को पकड़ लिया, उसका नींद टूट गया और फिर चूहा ने उसको क्षमा याचना किया। उसके बाद क्या हुआ,
बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं किस दिन आपका काम आऊंगा। तो चूहा शेर को दया आ गया, उसे छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद एक शिकारी आया, शेर को पकड़ लिया, और शेर दहा रहा था, उसका आवाज सुन के चूहा आया और जाल को काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। तो ये चित्र के कहानी माध्यम से ये चीज हम लोग को सीखने को मिलती है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाल्यावस्था अधिगम की दृष्टि से अनोखा काल। कौन सा काल? बाल्यावस्था जो है अधिगम की दृष्टि से क्या है? अनोखा काल है। तो भाषा के विकास को प्राथमिकता देना चाहिए। बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था कब से कब होती है? 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, यानी उसका अवधि 7 साल रहता है। 5 से 12 साल का बच्चा को देखिए क्या क्या जरूरी पड़ता है। भाषा के विकास को प्राथमिकता, वो जो बोल रहा है, ठीक है, उसमें शुद्धता है या नहीं है, कहीं गलती तो नहीं बोल रहा है। तो ये चीज को हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना होगा। उचित विषयों का चयन, उचित विषयों का चयन करना पड़ेगा। विषय में क्या कहता है? सब्जेक्ट पढ़ाने लिखने विषय नहीं, ठीक है। बहुत ऐसे चीज है जो जैसे उसको कहाँ रखना है, कैसे पढ़ाना है, किस आधार से पढ़ाना है, उसको क्या बनाना चाहते हैं आप लोग, किस वातावरण में रखना चाहते हैं, ठीक है। इस चीज पर ध्यान रखना है आप लोग को। उसका रुचिकर विषय सामग्री, तो ये ध्यान देना है कि बच्चे को कौन सा विषय पढ़ने में ज्यादा रुचि है। बच्चे क्या मैथ में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, या विज्ञान में, या खेल में, या नृत्य में, या चित्र में, कला में, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो रुचिकर विषय की सामग्री को पहले देखना है, बच्चे को रुचि पर ध्यान देना है हम लोग को। उसका देखिए अधिगम परक पाठ्यक्रम, बच्चे जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वो उसके योग है या नहीं है, तो उस चीज पर हमें गौर करना होगा। अधिगम परम परक पाठ्यक्रम। उसका जिज्ञासा शांति, जो शैशव अवस्था में बच्चे जिज्ञासा था, उसी तरह बाल अवस्था में बच्चे का जिज्ञासा भी और बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिज्ञासा, उनका जो सवाल होगा उनका जवाब देना है, उचित तरह से देना है, सही तरह से देना है, विरक्ति बोध नहीं करना है, ठीक है। उसका जवाब देना है। उसका रुचिकर शिक्षण विधियां, जो बच्चे को शिक्षण दिया जाता है वो जैसे रुचिकर हो, ठीक है, बच्चे को अच्छा लगे, बच्चे उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर, आनंदित होकर, उल्लासित होकर, ठीक है, खुशी खुशी से शिक्षा जैसे ग्रहण करे, ताकि उसको विद्यालय में, या ट्यूशन में, या कोचिंग संस्थान में, या घर में पढ़ने में किसी तरह की झिझक ना हो, ठीक है, समस्या उत्पन्न ना हो, ताकि वो आराम से खुशी से पढ़ाई को सीख सके, ठीक है। इस तरह का वातावरण हमें व्यवस्थित करना है। तो सामूहिक भावनाओं की संतुष्टि, सामूहिक भावना क्या होती है? सब कोई एक दूसरे के साथ मिलकर एक चीज पर चर्चा करे, ठीक है, और उसका निदान करे, इसी का सामूहिक भावना। रचनात्मक अधिगम हेतु प्रावधान, बच्चों को क्या करना है? रचनात्मक अधिगम के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था करना है। उसके बाद पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था करना है। बच्चे को बीच बीच में कहीं घूमने के लिए ले जाना है, ठीक है, और जिस जगह पर उसको घूमने के लिए ले जा रहे हो उस जगह के बारे में उसको बताना है, समझाना है कि इस जगह पर, जैसे कि हम लोग बच्चे को गौर ले जाते हैं, या फिर पटना लेके जाते हैं, गोलघर दिखाते हैं, चिड़ियाघर दिखाते हैं, संग्रहालय दिखाते हैं, राजगीर दिखाते हैं, नालंदा दिखाते हैं, उनके बारे में इतिहास बताते हैं, है ना। तो किसी जगह बच्चे को कहीं पे ले जाइए, उसके बारे में कुछ विशेषताएं बच्चे को बताइए, ताकि उसका पाठ्य पुस्तक से संबंधित हो, और उसे उस चीज को समझने में आनंद लगे, अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद अधिगम उन्नयन हेतु पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन। अधिगम यानी शिक्षा को उन्नति बनाने के लिए पाठ्य सामग्री, जो किताब है, विषय वस्तु है, हाँ, किताबें हैं, उसका आयोजन करना चाहिए, वो आवश्यक पड़ेगा आपको। उसके बाद रचनात्मक मूल प्रवृत्तियों का विकास, बच्चे के अंदर कुछ प्रवृत्ति होते हैं जो उसका विकास करवाना है, जैसे खेल प्रवृत्ति, मूल में खेल आता है, कविता प्रणाली आता है, भाषण प्रणाली आता है, मतलब ये सब जो प्रणाली का जो विकास करवाना है उनमें, ठीक है। उसका संवेग और संबंधी अधिगम, कौन सा अधिगम? संवेग, संवेग में क्या आता है? राग, घृणा, भय, डर, इस सब संवेग में आता है, संवेग संबंधी अधिगम, इस सब के बारे में शिक्षा
देना है। ठीक है। सामाजिक अधिगम का विकास, क्या अधिगम का विकास? सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग का, डेवलपमेंट ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल लर्निंग। नैतिक एवं मूल शिक्षा का नियोजन, नैतिक मतलब मोरल, ठीक है, नैतिक एवं मूल शिक्षा का आयोजन करना है। ठीक है, हमारा मूल शिक्षा में क्या बोलता है? बच्चे को आदर्श नागरिक बनाना है। वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, शिक्षक बनेगा, वो उसकी ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन पहले हम लोग को उसको मूल शिक्षा प्रदान करना है ताकि वो समाज में खुद को प्रतिष्ठित कर सके। उसका प्रेम एवं सहानुभूति पर आधारित अधिगम, बच्चे को प्यार से, सहानुभूति, सिंपैथी देके, ये नहीं कि डरा के, धमका के, मार के, पीट के, ठीक है, ऐसे नहीं, बलपूर्वक नहीं, उसको प्रेम से और सहानुभूति, सिंपैथी पर आधारित अधिगम देना है। ठीक है।